पिछले स्पॉइलर में उल्लेख किया गया था कि लुओ फेंग अन्य प्रतिभाओं की तरह प्राचीन अराजकता के जीवों का शिकार करने और प्राचीन अराजकता की आत्माओं को अवशोषित करने लगा। जब उसने प्राचीन अराजकता की आत्मा के एक टुकड़े को अवशोषित किया तो लुओ फेंग की आत्मा में एक परिवर्तन हुआ। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब एक योद्धा लगातार अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को तोड़ता है तो जीवन के जीन स्तरों में गुणात्मक छलांग आती है, जिससे शारीरिक शरीर के जीनों में वृद्धि होती है। यह परिवर्तन ग्रह स्तर से लेकर विश्व शासक स्तर तक के 5 चरणों में फैला होता है। जैसे जैसे शरीर मजबूत होता है, आत्मा भी मजबूत होती है, क्योंकि एक मजबूत शरीर एक मजबूत आत्मा का समर्थन कर सकता है। हालांकि इन चरणों में आत्मा की वृद्धि केवल ताकत में बढ़ोतरी तक सीमित रहती है, बिना गुणात्मक परिवर्तन के। केवल जब एक योद्धा विश्व शासक स्तर से अमर स्तर तक करता है तो आत्मा में गुणात्मक परिवर्तन होता है। हालांकि प्राचीन अराजकता की आत्मा को अवशोषित करने के बाद लुओ फेंग की आत्मा ने चमत्कारी रूप से गुणात्मक परिवर्तन शुरू किया, जिससे उसे अपार लाभ हुआ। पहले साधना के दौरान स्वर्ण सींग वाले पशु ने सोने के मूल कानून को समझने पर ध्यान केंद्रित किया था, जबकि मोशा कबीला क्लोन ने अंतरिक्ष के मूल कानून पर ध्यान केंद्रित किया था और मानव शरीर ने अन्य क्लोन से प्राप्त आंतरिक ज्ञान पर निर्भर किया था। मानव शरीर, जो कानून की तरंगों के प्रति कम संवेदनशील था, केवल धुंधले संकेतों को ही महसूस कर सकता था। लेकिन जब उसने प्राचीन अराजकता की आत्मा को अवशोषित किया तो न केवल स्वर्ण सींग वाले पशु और मोशा कबीला क्लोन को कानून की तरंगों का स्पष्ट रूप से अनुभव हुआ, बल्कि मानव शरीर की संवेदी क्षमताएं भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ गईं। इससे लुओ फेंग की साधना में तेजी आई। हालांकि उसके कानून की समझ में प्रगति हुई, फिर भी यह अभी भी सैद्धांतिक थी, जिसमें व्यावहारिक अनुप्रयोग की कमी थी। इसलिए अगले कुछ महीनों में लुओ फेंग ने लगातार युद्ध परीक्षणों में भाग लिया और प्राचीन अराजकता के जीवों का शिकार किया, ताकि वह अधिक गहराई से कानूनों को यान शेन आर्मामेंट में लागू कर सके और उसकी आक्रामक शक्ति को बढ़ा सके। करीब 8 महीने बाद बोलान ने स्वर्गीय पुल की तीसरे स्तर की चुनौती सफलतापूर्वक पार की और अमर राजा वर्ग में व्याख्यान सुनने का अवसर प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति बन गया। यह उपलब्धि न केवल अन्य प्रतिभाओं में ईर्ष्या का कारण बनी, बल्कि उनके प्रतिस्पर्धी भावना को भी बढ़ावा दिया, जिसके परिणामस्वरूप कई लोग स्वर्गीय पुल की चुनौती को लेने लगे। सच में बोलान की ताकत अन्य प्रतिभाओं से कहीं अधिक है। अपनी क्षमताओं के साथ वह स्वर्गीय पुल के 9वें स्तर तक पहुंच सकता था। यही कारण है कि बोलान को पिछले दसियों हजार वर्षों में सबसे बड़ी प्रतिभा कहा जाता है। उसकी अंतरिक्ष के मूल कानून पर दृष्टि पहले ही कई विश्व शासकों से बेहतर हो चुकी है। दुर्भाग्यवश बोलान की महत्वाकांक्षा और अहंकार ने उसे ब्रह्मांडीय अराजकता स्तंभ को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया। कई अराजकता स्तंभों में से ब्रह्मांडीय अराजकता स्तंभ दूसरा सबसे कठिन स्तंभ है। इसके अलावा, हालांकि वह अंतरिक्ष के मूल कानून में उत्कृष्ट है, उसने अंतरिक्ष को अपनी प्राथमिक विधि के रूप में और समय को सहायक विधि के रूप में ध्यान केंद्रित करने के बजाय अंतरिक्ष और समय दोनों के कानूनों में समान रूप से प्रशिक्षण लेने का चयन किया। इसने उसकी साधना की कठिनाई को बहुत बढ़ा दिया और यह समझाता है कि उसकी वर्तमान ताकत के साथ वह केवल स्वर्गीय पुल के तीसरे स्तर तक ही पहुंच सका। वास्तव में बोलान और लुओ फेंग के बीच मुकाबले से यह स्पष्ट होता है कि बोलान एक घमंडी व्यक्ति है। अपनी ताकत के साथ वह एक ही हमले से लुओ फेंग को आसानी से हरा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। शायद वह मानता था कि लुओ फेंग ने पहले की लड़ाइयों में अक्सर चौंका देने वाली प्रदर्शन किए थे, चाहे वह आत्मा हमले, कानूनों की समझ या इच्छा शक्ति के प्रदर्शनों के रूप में हो, और वह उम्मीद कर रहा था कि यह युद्ध उसे एक अनूठा आश्चर्य दे सकता है। बोलान के लिए जीत निश्चित थी, इसलिए एक कमजोर प्रतिद्वंद्वी को उसे चुनौती देने का मौका देना खतरनाक नहीं लगा। पूरे मुकाबले के दौरान बोलान ने पूरी ताकत से मुकाबला नहीं किया। आखिरकार वह सैकड़ों या यहाँ तक कि हजारों भ्रम उत्पन्न करने में सक्षम है। यह भी समझाता है कि जब बोलान को एहसास हुआ कि लुओ फेंग ने अपेक्षित आश्चर्य नहीं लाया, तो उसने तुरंत युद्ध समाप्त कर दिया। कहानी पर लौटते हुए, बोलान के प्रभावशाली प्रदर्शन से प्रभावित होकर कई अन्य प्रतिभाओं ने स्वर्गीय पुल की चुनौती को लेने का उत्साह दिखाया। हालांकि गलेसी और लुओ फेंग के अलावा जो पहले स्तर को सफलतापूर्वक पार करने वाले तीसरे और चौथे व्यक्ति बने, कोई और सफल नहीं हुआ। जब लुओ फेंग ने स्वर्गीय पुल के पहले स्तर को पार किया तो उसने अंतः पुरस्कार अंक प्राप्त किए और तुरंत उनका उपयोग करने के लिए उन अंकों को राजा अमर झेन यान द्वारा सुझाए गए गुप्त मैनुअल को खरीदने में लगाया। आप यह सोच सकते हैं, अगर युन्मो की धरोहर और स्वर्ण सींग वाले पशु की विशाल स्मृति धरोहर है तो लुओ फेंग गुप्त मैनुअल क्यों खरीदेगा? इसका कारण यह है कि हुआ यानबो की अंतरिक्ष के मूल कानून में उपलब्धियां सीमित थीं और वह लुओ फेंग की साधना के लिए उपयुक्त कोई तकनीक नहीं प्रदान कर सकता था या जो उसे 9 ब्रह्मांडीय अराजकता स्तंभ को समझने में मदद कर सके। हालांकि स्वर्ण सींग वाले पशु की धरोहर शक्तिशाली है, उसकी तकनीकें केवल अपनी साधना के लिए उपयुक्त हैं। लुओ फेंग को उन्हें उपयोग करने के लिए अपनी मानव शरीर के साथ मेल खाने वाली विधियां तैयार करनी पड़ती।
दुर्भाग्यवश लो फेंग का अंतरिक्ष के मूल कानून में आधार अभी भी इतना मजबूत नहीं है कि वह अपनी तकनीकें बना सके। इस पाठ के बाद उसने अब बिंदु खर्च करने में सावधानी बरती। गुप्त मैनुअल खरीदने के बाद लो फेंग ने अध्ययन और साधना में खुद को समर्पित कर दिया। धीरे धीरे अंतरिक्ष के मूल कानून के सार को खंगालते हुए और उसके मूल सिद्धांतों को समझते हुए इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्रह्मांड के मूल कानून के सार का विश्लेषण करना एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है जो सामान्य समय से कहीं अधिक समय लेता है। हालांकि इसके रहस्यों को मास्टर करना लो फेंग को एक ठोस आधार प्रदान करेगा जो उसकी भविष्य की प्रगति में काफी मदद करेगा। अपने मोशा कबीला क्लोन की मदद से लो फेंग के मैनुअल का अध्ययन और कानून को समझने में प्रगति तेज हुई, क्योंकि मोशा कबीला क्लोन मूल रूप से अंतरिक्ष के मूल कानून के अनुकूल है। समय बीतने के साथ लो फेंग धीरे धीरे अंतरिक्ष के मूल कानून के भीतर पैटर्न को समझने लगा। लो फेंग ने जो मैनुअल खरीदी है वह तलवार तकनीकों पर आधारित है। सौभाग्य से लो फेंग केवल आत्मा मास्टर नहीं है बल्कि एक योद्धा भी है। हालांकि उसने शिष्य स्तर पर एक ब्लेड का उपयोग करने की आदत बनाई थी, उसका निकट युद्ध कौशल उसकी आत्मिक शक्ति हथियारों पर नियंत्रण के मुकाबले काफी कम था। यह उसके वुका और लोंग युन के साथ मुकाबलों में स्पष्ट था। वही स्वर्गीय शून्य शैली जब वुका पर दूर से हमला किया जाता है तो बहुत प्रभावी थी, लेकिन लोंग युन के खिलाफ एक संकुचित जगह में निकट युद्ध में यह काफी कमजोर थी। आखिरकार लो फेंग का मुख्य निकट युद्ध प्रशिक्षण 9 परतों की गरज वाली तलवार तकनीक में था, जो ब्रह्मांड के उन्नत मैनुअल के मुकाबले फीकी पड़ जाती है। परिणामस्वरूप लो फेंग को पूरे प्रतिभा युद्ध के दौरान आत्मिक शक्ति हथियारों पर बहुत निर्भर रहना पड़ा, जिसमें उसका यान शेन आर्मामेंट, सोअरिंग शटल और डार्क क्लाउड शटल शामिल थे। हालांकि जेन यान द्वारा सुझाए गए मैनुअल के साथ लो फेंग के निकट युद्ध कौशल में गुणात्मक छलांग आई। आप यह सोच सकते हैं कि जेन यान एक आत्मा मास्टर को तलवार तकनीकों पर आधारित मैनुअल क्यों सुझाएंगे। ब्रह्मांड में कई योद्धाओं के पास अत्यधिक विकसित मस्तिष्क क्षेत्र होते हैं। उदाहरण के लिए वुका का मस्तिष्क विकास लो फेंग के समान है, फिर भी उसने योद्धा बनने का रास्ता चुना। यहाँ तक कि लो फेंग के दोनों बच्चों ने, जिन्होंने आत्मिक शक्ति क्षमताएं जागृत की हैं, योद्धा बनने का रास्ता चुना। यह साधना के रास्ते पर एक पसंद का मामला है। जहाँ तक मैनुअल का सवाल है, यह अंतरिक्ष के मूल कानून का गहरा विश्लेषण प्रदान करता है, जबकि तलवार तकनीक बस कौशल को व्यक्त करने का एक तरीका है। मूल कानून को समझना आधार है, तलवार तकनीकें केवल उपकरण हैं। यदि लो फेंग एक मजबूत आधार स्थापित करता है और तलवार तकनीकों का उपयोग करके मूल कानून के अनुप्रयोगों का पता लगाता है, तो उसे अपार लाभ मिलेगा, जब तक उसकी साधना की प्रतिभा असाधारण रूप से खराब नहीं है। जेन यान ने जो नहीं अनुमानित किया वह यह था कि लो फेंग के पास एक शक्तिशाली क्लोन है, मोशा कबीला, जिसने उसे योद्धा के रास्ते पर तेजी से प्रगति करने में मदद की। वास्तव में रक्त नदी महाद्वीप पर लो फेंग ने एक असली योद्धा की शक्ति प्रदर्शित की और यहाँ तक कि समान स्तर के लोगों में अजय के रूप में प्रसिद्ध हो गया। प्राचीन अराजकता शहर में लगभग 10 वर्षों की साधना के बाद हालांकि लो फेंग के परिवर्तन प्रारंभिक ब्रह्मांड में मामूली दिखाई दिए, लेकिन उसकी मूल ब्रह्मांड में परिवार में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। न केवल पृथ्वी पर धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हुआ, बल्कि मंगल भी जीवन रचना करने लगा। और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि लो फेंग के बच्चे और पोते पोतियां पहले ही शादी कर चुके थे। इस विकास की गति के अनुसार जब लो फेंग प्रारंभिक ब्रह्मांड से मूल ब्रह्मांड में लौटेगा तो यह संभव है कि 5 या 6 पीढ़ियां एक साथ रह रही होंगी। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि प्रारंभिक ब्रह्मांड में 30 वर्षों का समय मूल ब्रह्मांड में लगभग 100 वर्षों के बराबर होता है। इन 10 वर्षों के दौरान बोलान ने लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और स्वर्गीय पुल की तीसरी परत को सफलतापूर्वक पार किया, ताकत में काफी बढ़त बना ली। 7 अन्य प्रतिभाओं, जिनमें रोंग जुन, लोग युन, वुका और गलेसी शामिल हैं, ने भी स्वर्गीय पुल की दूसरी परत को पार किया। इनमें से रोंग जुन बोलान के अलावा सबसे अधिक ध्यान आकर्षित कर रहे थे, क्योंकि उसकी ताकत यह बताती थी कि तीसरी परत को पार करना केवल समय की बात थी। हालांकि यह चौंकाने वाली बात थी कि लो फेंग, जिसने स्वर्गीय पुल की पहली परत को पार किया था, अब तक कोई महत्वपूर्ण परिणाम नहीं प्राप्त कर सका। यहाँ तक कि कई राजा अमर, जिनमें जेन यान भी शामिल थे, यह संदेह करने लगे थे कि लो फेंग की साधना में कोई गड़बड़ी हो गई है, क्योंकि कभी कभी वह शहर से बाहर अराजकता जीवों का शिकार करने के लिए जाता था, लेकिन ज्यादातर समय वह शांत ध्यान में बैठता था, अंतरिक्ष के मूल कानून पर विचार करते हुए, कभी कभी सालों तक। अन्य प्रतिभाओं से अलग लो फेंग को मार्शल तकनीकों का अध्ययन करने या गति कौशल का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसके पास अपनी खुद की आंतरिक दुनिया थी। और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि मोशा कबीला क्लोन अंतरिक्ष के मूल कानून को समझने के लिए सबसे उपयुक्त था, लेकिन इसे दूसरों से छुपाया नहीं जा सकता था। परिणामस्वरूप लो फेंग ने आंतरिक दुनिया को अपने प्रशिक्षण स्थल के रूप में चुना। वहाँ वह न केवल अपनी मार्शल कला का प्रशिक्षण कर सकता था, बल्कि अंतरिक्ष के मूल कानून पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकता था।
अंततः लो फेंग ने गुप्त मैनुअल से पहले सेट के तलवार तकनीकों में महारत हासिल की। इसे मैनुअल के लेखक द्वारा निर्धारित समय से 10 साल पहले पूरा किया, जो उसकी असाधारण प्रतिभा का प्रमाण है। जब लो फेंग ने अपनी साधना में प्रगति की तो उसने निर्णायक रूप से स्वर्गीय पुल की दूसरी परत को चुनौती दी। इस बार उसने एक योद्धा को अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में चुना, न कि एक आत्मा मास्टर नियंत्रक। यह दर्शाता है कि वह अपनी तलवार तकनीकों में आत्मविश्वास रखता है। वास्तव में यदि मूल बातें मजबूत हों तो चाहे वह एक आनुवंशिक हथियार हो या एक आत्मिक हथियार, दोनों को अंतरिक्ष के कानून के साथ विलय कर सकते हैं और अपार शक्ति का विमोचन कर सकते हैं। अंततः लो फेंग ने अपनी निकट युद्ध में जबरदस्त बढ़त का लाभ उठाकर स्वर्गीय पुल की दूसरी परत को सफलतापूर्वक पार किया। इसका मतलब यह भी था कि निकट युद्ध के मामले में लो फेंग अब लोंग युन और वुका जैसे व्यक्तियों के समान स्तर पर था। हालांकि लो फेंग ने निकट युद्ध में महत्वपूर्ण प्रगति की, वह अंधाधुंध आत्मविश्वास नहीं था। आखिरकार निकट युद्ध में सबसे मजबूत अभी भी मोशा कबीला क्लोन था, जबकि उसका मानव शरीर आत्मा मास्टर बनने में सबसे सक्षम था, नियंत्रक। इसलिए जब उसने स्वर्गीय पुल की तीसरी परत को चुनौती दी तो लो फेंग ने अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में एक नियंत्रक को चुना। तीसरी परत में उसने कैसे प्रदर्शन किया, कृपया अगले स्पॉइलर के लिए बने रहें। यहाँ तक कि इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको एक अद्भुत दिन की शुभकामनाएं।